हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से आपके लिए लेकर आ रहा हूं पॉवर्टी वाला चैप्टर। वन शॉट में एक बारी में पूरा चैप्टर खत्म होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे करा दूंगा, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये चैप्टर छोटा ही चैप्टर होगा तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो एक बार में आप कंप्लीट कर सकते हो। दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस क्लास। मैं आपको पॉवर्टी का मतलब समझाऊंगा क्या होती है, और पेन का कलर पहले यहां से चेंज कर लूंगा, फिर आगे बात करूंगा। पुअर कौन होते हैं, पॉवर्टी रिलेटिव और एब्सोल्यूट कैटेगरी में कैसे डिवाइड हुई वो बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया। उसके बाद यही नहीं, इसके अलावा पॉवर्टी के कारण क्या है, सरकार ने क्या किया इसको निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए, पॉवर्टी का समाधान कैसे हुआ, और जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे ये क्या थे तब बताऊंगा। इनका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना है हमें लास्ट के अंदर, ये रे क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो दीज आर द टॉपिक्स। वैसे ये फर्क क्या पड़ता है अभी कि तुम्हें लिस्ट बता दी मैंने टॉपिक्स की, जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो मेन बात वही है। तो शुरुआत ही करेंगे हम पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से। बच्चा बच्चा जानता है जो 9वीं 10वीं क्लास से सोशल स्टडीज या इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है कि पॉवर्टी क्या होती है। भाई गरीबी वो सिचुएशन होती है जहां पर एक बंदा अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक सुविधा उसको नहीं मिल रही होती। तो जब वो उस सिचुएशन से सफर कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं वो बंदा गरीब है, पुअर है। पॉवर्टी की डेफिनेशन साधारण शब्दों में लिखी हुई है, पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ हिज लाइफ या ऑफ लाइफ, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता शेल्टर का मतलब क्या होता है। शेल्टर आप मकान को बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली शेल्टर का मतलब होता है पनाह, रहने की जगह। ठीक है, जिनके पास बेसिक ये तीन चीजें नहीं होती उसको गरीब नॉर्मल लेवल पे कहा जाता है। लेकिन सच्चाई में तो अब आज के टाइम में जो क्राइटेरिया है ना गरीबी को डिफाइन करने का, वो गांव में अलग है, शहर में अलग है, यानी रूरल एरिया में अलग है और अर्बन एरिया में अलग है। कैसे, ये जान लो पहले। आज के टाइम में यह कहा जाता है कि अगर बात करें शहरी इलाके की, इंडिया की बात कर रहे हैं भैया, अर्बन एरिया के अंदर कहते हैं कि, पेन का कलर चेंज करूंगा फिर बताऊंगा, व्हाइट कलर से येलो कलर से हो गया। ठीक है, कहते हैं एक बंदा अगर 47 रुपीज पर डे खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। 47 से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, अमीरों की बात नहीं हो रही। यानी पर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लगभग इतना बनेगा, एग्जैक्ट होना हो 1407 पर मंथ के हिसाब से। अगर कोई बंदा कंजम्पशन पे इतना खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है गांव वाले शहर वाले इलाके में। तो गांव वाले इलाके में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्बन एरिया यानी विलेज इकोनॉमी। इसके अंदर आज के टाइम में एक बंदा अगर 32 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर इससे कम स्पेंड कर रहा है तो वो गरीब है। और मंथली की बात करो तो ये बन जाते हैं 972 रुपया पर मंथ, तो वो गरीब नहीं है। जो इससे कम खर्चे कर रहा है वो गरीब है। दोस्तों जो ये क्राइटेरिया बना रखा है ना शहर और गांव में अलग अलग, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। कोई लाइन नहीं खींची कहीं पे, कोई रेखा ड्रॉ नहीं कर रखी है, एक नंबर्स है। ये डेटा मैं तुम्हें बताऊं तो 2011-12 का है। ठीक है, एग्जैक्ट ये चीज तुम्हें ध्यान भी रखने की कौन से ईयर का डेटा है, रख लो तो बढ़िया ही है। तो 2011-12 में ये बताया गया था, और इसको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन एक वो लाइन होती है जो पूरी पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर देती है दो हिस्सों में। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो पुअर है, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो रिच नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं वो नॉन पुअर है। अब उसमें कोई मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच हो वो बात दूसरी है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, पॉवर्टी लाइन का पता लग गया है। और असलियत में बताऊं तो पॉवर्टी लाइन को ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर खर्चा है ये हर बंदे पर कैपिटा। अब इसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया भाई, कैलोरी इनटेक के हिसाब से भी करते हैं, जब वो आएगा तब बताऊंगा। कैलोरी इनटेक मतलब खाना खाने के हिसाब से भी पॉवर्टी को डिवाइड किया होता है। अब देखो नॉर्मली तुम कहोगे यार एक बंदा शहर के अंदर, दिल्ली की बात कर लो, 47 रुपीज खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये खर्च करने के हिसाब से पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, कमाने के हिसाब से होनी चाहिए। ये डिबेट एक दिमाग में घूमता है, कमाने के हिसाब से नहीं होनी चाहिए,
खर्च करने के हिसाब से होनी चाहिए। क्यों? मानो एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ए बी सी डी ई, इसमें सिर्फ ए कमाता है 100 रुपया, ठीक है, मान लो 100 रुपया छोड़ो, 100 रुपया कमाता है पर डे, मान लो 100 रुपया पर डे। 4 लोग पैसा नहीं कमाते, 2 बच्चे भी होंगे, 3 बच्चे होंगे, पेरेंट्स होंगे, बीवी होगी, कोई भी होगा, लेकिन हर बंदे के ऊपर ये 20-20 रुपए खर्च कर पाता होगा इंक्लूडिंग ए, क्योंकि 100 रुपए कमाता है तो हर बंदे 20 रुपए खर्च होते हैं ना। तो खर्चा देखते हैं। अब ऐसा भी तो है यार, एक फैमिली में एक बंदा एक दिन में मान लो 10,000 रुपए कमा रहा है, ये 4 बंदे पैसे ही नहीं कमा रहे, तो इसका मतलब ये चारों भी गरीब है? नहीं है, क्योंकि 10,000 कमाने वाला इन सब के ऊपर भी तो खर्च कर रहा है। तो पर पर्सन के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है उससे मतलब है गरीबी का, पर पर्सन कितना कमाता है उससे मतलब नहीं है गरीबी का। अब आप देख लो ना, आप कौन सा अर्न कर रहे हो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है ना, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो ना, फीस भर रहे हैं ना पेरेंट्स तुम्हारी, तो तुम्हारे पर भी खर्चा हो रहा है, खाना मिल रहा है ना खाने को, तुम्हारे पर भी खर्चा हो रहा है। और जो भी मेरे ख्याल में ये वीडियो देख रहा हो वो गरीब तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट सुविधा तो उसके पास है ही है ना। हाँ, इंसान के पास फैसिलिटीज नहीं होती तो वो अपने आप को पुअर समझने लगता है, गरीब समझने लगता है, लेकिन सच्चाई में गरीबी वो सिचुएशन है यार। देखो जो इससे नीचे गुजर रहे हैं वो कितने गरीब होंगे, तो उससे तो मच बेटर हो आप। कभी भी अपने आप को इस लेवल पे नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी तो सिचुएशन बहुत खराब है। खराब यार दुनिया की और खराब है, समझे। अब हर इंसान अपने से ऊपर वालों से हमेशा कंपेयर करता है, नीचे वालों की तो सोचता ही नहीं। तुम सोचो, कभी हमने अपने नीचे वालों के बारे में सोचा, जो हमसे भी कम पैसे, हमसे भी कम फैसिलिटीज में जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग झुग्गी झोपड़ी में जी रहे हैं, कई लोगों की नाले के पास झोपड़ियां हैं, वहां से जी रहे हैं, उनके बारे में सोचा है? नहीं। हमेशा बंदा सोचता है अंबानी जैसे लोगों के बारे में, ओह कितना पैसा कमा रहा होगा, है ना, उसके जितना हमें मिलना चाहिए। सपने उनके ही आते हैं, कितना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। कभी ये सपना किसी इंसान के दिल में आया कि गरीब कैसे जी रहे होंगे, उनके लिए कुछ कर दें, है ना, सेक्रीफाइस वाली फील आए? खैर छोड़ो, वो तो दूसरी बातें हैं, चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो पॉवर्टी की सिचुएशन हो गई, पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन को और आगे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, और भी डिस्कस करना है इसको। अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर पुअर पीपल, गरीब लोग कैसे दिखाई देते हैं। किसी के मुंह पे लिखा होता गरीब है, जनरली जो पुअर होता है उसके साथ ऐसा होता ही है, कर्जे में डूबा होता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। अब छोटी फैमिली है ना, एक बंदा जितना पैसा कमा रहा है तो लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पे वो सही पैसे खर्च कर सकता है। अब एक बाप के 10 बच्चे हैं यार, वो अकेला कमा रहा है तो 10 को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छे कपड़े, अच्छा लिविंग स्टाइल, अच्छी चीजें नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर 10 बच्चों में उसकी कमाई का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो एक गरीब बंदे की बड़ी फैमिली हो जाती है, या बड़ी फैमिली की वजह से वो गरीब हो जाता है। दोनों बातें मान सकते हो आप, दोनों बातें ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान का एक दिन का खर्चा, खाना खाते हैं ना सुबह दोपहर शाम को, 30-40 रुपए का भी समझ लो कि आप खाना खा रहे हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, एक बार में 3 बार खाना खा रहे हो, तो 50 रुपए भी अगर लगा दो तो 150 रुपए का खाना डेली खा रहे हो। एक अंदाजा लगा के देखो यार, 150 रुपए का खाना एक बच्चा डेली खा रहा है। 10 दिन के अंदर वो 1500 का खाता है, ठीक है, और 30 दिन के अंदर 4500 का खाना खाता है, और 30 दिन यानी एक महीना एवरेज पे मान लेते हैं, और अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये लगभग तुम्हारे पास 54,000 हो गया भाई साहब। 54,000 रुपया एक साल में सिर्फ खाने खाने पे खर्च हो रहा है एक बच्चे के। कपड़े लगाओ, सब कुछ लगाओ, तो एक साल में नाना करते हुए, ये तो सिर्फ खाना है, खाने के अलावा टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, पॉलिश है, प्रेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ना जाने कितनी फैसिलिटीज है। लाना करते हुए एक साल में एक बच्चे के ऊपर, गरीब से गरीब बच्चे के ऊपर एक साल में 2 लाख रुपया खर्च होता है नाना करते हुए। अब आप 16 या 17 साल के होंगे जब ये 12वीं क्लास की वीडियो देख रहे होंगे, तो यहां तक तुम्हारे ऊपर 32 लाख रुपया खर्च हो चुका होगा। एक गरीब फैमिली का बंदा जो झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहा है, वो भी लगभग 25 से 30 लाख रुपया बच्चे के ऊपर खर्च कर देता है। पता नहीं लगता कहां से वो पैसे आते हैं, धीरे धीरे करके वो खर्च हो जाते हैं। बच्चों को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि इतना पैसा उनके ऊपर खर्च हो चुका है। एक बच्चे की कॉस्ट 12वीं क्लास तक कम से कम 32 लाख रुपए पड़ रही है। ये तो नॉमिनल बताया है। जिन घरों के अंदर हाई फाई लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता होगा, वहां की तो अलग ही कॉस्ट होगी, 32 लाख क्या करोड़ भी पहुंचती होगी। छोटा छोटा करते ही ना इतना सारा खर्चा होता है। कभी पेरेंट्स को समझो वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो अपना सेक्रीफाइस करके तुम्हें दे रहे हैं। इसमें ही तुम्हारी स्टेशनरी की फीस है, कॉपी किताब रबड़ प्रकार फुट्टा सब इसके अंदर लगा दिया मैंने, 32 लाख रुपए। बैंक के अंदर एफडी कराते हैं ना, तो 8 से 9 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता है। सोचो अगर एक की 3 औलाद हैं, वो तीनों पे 32 लाख रुपए खर्च कर चुका है 16 साल की उम्र तक, और अगर उसकी 2 औलाद होती ना, तो 32 लाख रुपए का आधा अमाउंट इन 2 औलादों पे खर्च हो रहा होता। ऐसे जब कम बच्चे होते हैं तो उस पर ज्यादा खर्चा कर देते हैं,
तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो इसलिए समझाते हैं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स का बंटवारा हो जाता है पॉपुलेशन ज्यादा होने में, देश में भी और फैमिली में भी। इस बात का आइडिया लगाना चाहिए यार बंदे को। चलो, हमें तो ये पढ़ना है कोर्स के हिसाब से, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। गरीब लोग कैसा दिखते हैं? भूखे, हंगर, भूख में होते हैं, स्टारवेशन, भूखमरी होता है, फेमाइन या भूख लगना और भूख में डूबना, दोनों अलग अलग। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी हो सकता है। पुअर हेल्थ होती है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, उनके पास पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहेंगी, उधार में डूबे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज की कमी होगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, इन्हीं में ही जेंडर इनइक्वालिटी चलती है, लड़का लड़की का भेदभाव इनमें चलता है, लड़कियों को काम नहीं करने देंगे। अरे काम नहीं करने दोगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? दोनों को बराबर काम करना चाहिए। इनकी बिगर फैमिलीज होती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट कंसीडर व्हाइल रीडिंग और स्टडिंग दिस चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। हमारे देश के अंदर पॉवर्टी का पता लगाने के दो मेजर हैं। अब इसको टाइप ऑफ पॉवर्टी मत समझना, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सबसे पहले आपको समझाऊंगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से पता लगाई जाए। पॉवर्टी लाइन वाली पॉवर्टी के हिसाब से पता लगा दी जाने वाली पॉवर्टी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी इन रिलेशन समथिंग, कंपेयर करके जो पॉवर्टी का पता लगता है वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है। अब तुम कहोगे सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, डिटेल में समझाओ। तो डिटेल में समझा देता हूं बाबू। देखो, सबसे पहले कंपैरिजन वाली पॉवर्टी देख लो, पूरा लिखा हुआ है। मान लो एक बंदा पुअर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास मानो 10 करोड़ रुपया है, इसकी अर्निंग 10 करोड़ रुपया है, स्पेंडिंग मान लो 10 करोड़ रुपया है पर डे या पर मंथ पर ईयर, कुछ भी मानो। सेम सोचने के साथ साथ इस बंदे की स्पेंडिंग 11 करोड़ है। दोनों में से कोई गरीब नहीं है, एब्सोल्युटली कोई भी गरीब नहीं है। लेकिन कंपेयर करें तो किसके पास कम स्पेंडिंग है, किसका लेवल कम है? ए का ना, तो बोलेंगे रिलेटिवली ए पुअर है। अब हालांकि इंडिया और अमेरिका दोनों में से कोई पुअर नहीं है, कंपेयर करेंगे तो इंडिया रिलेटिवली पुअर निकलेगा। तो जब दो लोगों का, दो इंडिविजुअल्स का या दो ग्रुप का या दो कंट्रियों का आपस में कंपेयर किया जाए, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी जिसकी ऐसी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, वो रिलेटिवली पुअर है। तो रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजन में पॉवर्टी होती है। डेफिनेशन क्या लिखी है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन या नेशन। लोगों का, इलाकों का या कंट्रीज का कंपेयर कर लो, जिसपे कम पैसे हैं, जिसकी कम अर्निंग है, वो रिलेटिवली पुअर है। एब्सोल्युटली पुअर बोलेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब आप एकदम सही हो। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब खुद में ही अकेले पॉवर्टी पता लगाना, पॉवर्टी लाइन की हेल्प से पता लगाते हैं। तो यार एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो मानो मैंने जैसे कि बताया आपको कि शहर के अंदर जो बंदा 1407 रुपया पर मंथ खर्चता है, तो ये एक पॉवर्टी लाइन है। इससे नीचे के लोग जो इससे कम पैसा खर्चते हैं पर मंथ, वो पुअर है। इसके ऊपर वाले नॉन पुअर है। कोई पूछ ले पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन, तो इट रेफर्स टू द लाइन डिवाइडिंग पीपल इनटू पुअर एंड नॉन पुअर, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर वैसे एक मैंने मेंशन नहीं किया, हेड काउंट रेशियो भी कैलकुलेट की जाती है। हेड काउंट रेशियो नंबर ऑफ पुअर पीपल कैलकुलेट करने के लिए की जाती है कि कितने बंदे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं यानी पुअर है अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ऐसे करके जो रेशियो आती है वो हेड काउंट रेशियो आती है। हेड काउंट मतलब पर्सन काउंट, हेड काउंट पर हेड, पर बंदे को, पर हेड, पर कैपिटा, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और यहां पर अब मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन की बात करनी है। इस पर एक डीप डिस्कशन है कि आजादी के बाद तो मैंने बताया पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड हो रही है, अभी और बताना कैलोरी इनटेक के हिसाब से, खाने वाने के हिसाब से। लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं था ना, तो दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था कि पॉवर्टी लाइन भी एक तरीका है जैसे पता लगा। मान लो क्या पता लगाया था, अब इस बात को सुनना जरा। ये कहते थे जेल के अंदर जो बंदा रहता है उसको जिंदा रखते हैं, सिर्फ उतना खाना देते हैं जिस खाने पे वो जिंदा हो सके। तो ज्यादा हाई फाई खाना नहीं दिया जाता जेल के अंदर। अब दिया जाता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले की बात बताई जा रही है। तो जेल में बंदे को उतना ही खाना दे रहे हैं जितना उसके लिए जरूरी है, मतलब गरीब इंसान की जिंदगी बिता रहा है वो। जिस बंदे को जेल से बाहर एक कैदी से कम खाना मिल रहा है,
वो गरीब है। मान लो जेल के अंदर किसी बंदे को A प्लस B प्लस C ये 3 आइटम मिल रहे हैं, जेल में रह रहा ना कैदी है, ये उसका मेन्यू है जेल में रहने वाले बंदे का, उसको ये मिल रहा है, और जेल के बाहर है उसको ये तीनों चीज या इससे कम चीज मिल रही है, या वो कम कमा रहा है या कम खर्च रहा है इससे, तो वो गरीब है। तो इसको बोलते थे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी से पहले, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत चलता था, इसको ही बोलते थे हमारी पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या था, जेल का जो मेन्यू था ना उसकी कॉस्ट देखते थे। जेल के अंदर कैदी को जितने रुपए का खाना मिलता है उतने रुपए का खाना अगर एक बंदा बाहर खा रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम खा रहा है तो गरीब है। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये बच्चों के लिए लागू नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे जेल में नहीं होते थे, तो बच्चों को गरीब है या नहीं है वो पता लगाना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो फिर हमने पॉवर्टी लाइन ढूंढ के निकाली। अब यहां लिखा है पॉवर्टी लाइन क्या होता है, तो इट इज अ कट ऑफ पॉइंट, इट इज अ कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट मतलब जो दो चीज में कट कर देता है, डिवाइड कर देता है। कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे अर्न कर रहे हैं वो पुअर है, और पीपल विद इनकम अबव पॉवर्टी लाइन आर नॉन पुअर, वो नॉन पुअर है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन कैसे होती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से बता सकते हैं, इसको शॉर्ट में एमपीसीई बोलते हैं। एक ही बात है, जैसे कि बताया था अभी, रूरल एरिया में अलग है, अर्बन एरिया में अलग है, बहुत देर पहले बताया जा रहा हूं। ठीक है, या फिर सॉरी, हम यहां पर कैलोरी इनटेक के हिसाब से ही पता लगाते हैं। कैलोरी खाने से जो हमें मिलती है, एनर्जी होती है इसमें, कैलोरी इनटेक। अब गांव के अंदर और शहर के अंदर ये भी अलग अलग चक्कर है। कहते हैं रूरल एरिया में अलग और अर्बन एरिया में खाने का चक्कर अलग। अर्बन यानी शहर के इलाके में अगर किसी बंदे को 2100 कैलोरी मिल रही है पर डे के हिसाब से तो वो गरीब नहीं है, और गांव के अंदर 2400 कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। गांव के अंदर ज्यादा क्यों, ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, क्योंकि गांव के अंदर हार्डवर्क ज्यादा होता है, इसलिए बोल रखा है। तो कैलोरी इनटेक के हिसाब से ये पॉवर्टी लाइन है, ये जनरली अब काम नहीं करती, हम तो मेनली उसकी बात करते हैं पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाली। आगे आ जाओ, पुअर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर और नॉन पुअर। ये पॉवर्टी की कैटेगराइजेशन है। क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं, ये लिखा हुआ है, वो लोग हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर बट दे समटाइम मे हैव लिटिल मोर मनी। क्रॉनिक का मतलब होता है डे बाय डे, लगातार मान लो, तो यूजुअली पुअर ही थे, पुअर ही हैं। ठीक है, कभी कभी इन पे थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, तो यूजुअली पुअर और रेगुलर पुअर होते हैं। फिर ट्रांजिट पुअर एक और कैटेगरी है, ट्रांजिट का मतलब ट्रांजिशन होना। ठीक है, तो ट्रांजिट पुअर वो होते हैं हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट पॉवर्टी, कभी ये पुअर हो जाते हैं कभी नहीं होते पुअर। चर्निंग पुअर इनको बोलते हैं, जैसे किसान, सीजनल काम होता है ना, जब अच्छी फार्मिंग हुई है तो पुअर नहीं है, अच्छी फार्मिंग नहीं हुई तो पुअर है। ठीक है, हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड डेट्स मान लो, या बैड टाइम मान लो। ठीक है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ट्रांजिट पुअर। ठीक है ना, और नॉन पुअर ये कभी पुअर होते ही नहीं। नॉन पुअर आर दोज पर्सन हु आर नेवर पुअर, दे ऑलवेज रिमेन अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, दैट्स इट। तो यार ये तीनों पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, है तो इनके अंदर टाइप वाइप भी करके बता रखी है, आप सिर्फ इतना मान लो। अगला, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, भारत के अंदर बता रहा हूं गरीबी के कारण क्या है। इंसान का ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो ठीक है, अब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना इंसान तो गलत डिसीजन ले लेता है। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो हर चीज में कॉम्पिटिटिवनेस हो रही है, तो ये भी गरीबी का कारण है। रिसोर्सेज का बंटवारा हो रहा है ना, ये भी गरीबी का कारण है। देश का विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ हाई लेवल पे नहीं है, ये भी गरीबी का कारण है। एग्रीकल्चर की स्टेट बहुत पुअर है, ये भी गरीबी का कारण है, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अब वही पुअर है तो ज्यादातर लोग पुअर होंगे ही। तो जस्ट देखो यार, ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का क्वेश्चन 12वीं क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ये फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर दिया हुआ है, ये 9वीं 10वीं का खेल है। ठीक है ना, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट बोल रखा है, इट इज
अबाउट हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात हो रही है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हाई लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, अनपढ़ता की बात हो रही है। हाई लेवल ऑफ बेरोजगारी, हाई लेवल ऑफ कर्जदारी, कर्जे में डूबे हैं लोग, इनक्वालिटी ऑफ इनकम और महंगाई, इन्फ्लेशन। दीज आर द रीजंस, बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत नहीं है, अपने को ध्यान देना इस पे, ये मेन चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन है गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन। सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए क्या किया? सरकार ने बोलते गरीबी दूर करने के लिए 3D अप्रोच अपनाई है, 3 डायमेंशन अप्रोच। इसमें 3 डायमेंशन है, 3D अप्रोच बोलते हैं इसको, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D अप्रोच। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, पहले 5 ईयर प्लान से, अच्छा ये 5 ईयर प्लान पता होने जरूरी है आपको, पहले 5 ईयर प्लान से ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पे ध्यान दिया गया था। ऐसा कहते थे जैसे जैसे एक देश की ग्रोथ होती है तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ने का जो बेनिफिट होता है वो लोअर लेवल तक ट्रिकल डाउन होता है। ट्रिकल डाउन मतलब नीचे तक फैलता है, तो सबका भला होता है। सबका भला होता है तो गरीबी दूर होगी। तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच यही बोलती थी, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद पर बेस्ड थी ये, दैट अफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ का अफेक्ट सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे होगा एंड विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन। इसको ट्रिकल डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं, अप्रोच भी बोल लो, इफेक्ट लिख दिया मैंने तो अब यहां पे। ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान से शुरू हुई थी ये जानना जरूरी है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरू हुई थी। ठीक है, ये अप्रोच कंप्लीटली फेल हो गई, किसी काम की नहीं रही। ये क्वेश्चन आया था फेल क्यों हो गई, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ा, ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, इनक्वालिटी की वजह से फ्लॉप हो गई, ये मान लो आप। ठीक है ना। अगला, सरकार ने कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए और ये लगभग थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गए थे। थर्ड 5 ईयर प्लान मतलब तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से शुरू हुआ था, 66 तक चला था। अब इसके बाद तो बहुत बार तक ये प्लान मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं। सरकारी नीतियां हैं जो गरीबी से निजात दिलाती हैं, इन नीतियों को आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसको डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर 2 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें लोगों की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, जिसमें कि अगर आपको बताऊं इंटीग्रेटेड सोशल चाइल्ड प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड सोशल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, देखो ऐसा होता है, ये एक बच्चा जब डिलीवर होता है मां से, मतलब मैटरनिटी सेंटर में, मां बच्चे को जन्म देती है तो मां को एक हेल्दी डाइट की जरूरत पड़ती है। अगर मां हेल्दी नहीं रहती, हेल्दी डाइट नहीं रहती, तो उसके बीमार होने के और जिंदा ना रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गरीबी इस बात का सबूत है कि वो अच्छी डाइट नहीं दे पाती, तो मां फिर जिंदा नहीं रह पाती या बीमार रह पाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सरकारी मैटरनिटी सेंटर के अंदर डिलीवरी देगी लेडीज, तो वो कह सकती है अगर वो गरीब है तो गवर्नमेंट उसको डाइट दे सकती है, लगभग 6 महीने तक डाइट मिलती है फ्री में, अच्छी हेल्दी डाइट मिलती है, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है, मैटरनिटी रेट भी कम हो जाती है। तो भाई बहुत फायदा होता है इस चीज का। तो गरीबों को बेसिक नीड यहां से मिलती है मतलब बेसिक नीड उनकी फुलफिल हो जाती है। अब सरकार ने चलाया मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चों को खाना देना है। अब ये खाना देने का मतलब इसी बहाने स्कूल में बुला के पढ़ाई करवा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला खाना खाने के बहाने तो कम से कम बच्चे स्कूल में आएंगे। अब खाना खाने के बहाने स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रही है, फिर पढ़ने भी लग जाएंगे। गवर्नमेंट सस्ते रेटों पर पीडीएस भी प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा रखा है, राशन शॉप में सस्ते रेट में अनाज मिल जाता है। तो वो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो हमें अच्छे ढंग से ये पढ़ने हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और सच में बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई, और आपको बताना है कि जो योजनाएं हैं क्या सच में ये सक्सेसफुल हुई हैं, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, और वो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने क्या किया गरीबी दूर करने के लिए, 3D अप्रोच। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दिखाऊंगा उसमें से किसी एक की एक्सप्लेनेशन आ सकती है, 2 की 3 की आ सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफरेंस, समझे, ये जरूर करके जाना।
तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो सरकार ने बनाए हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों को अपनी काम खोलना हो, स्टार्टअप खोलना हो, नया काम धंधा खोलना हो तो सरकार उस काम धंधे को खुलवा देती है, कुछ लोन वोन दे देती है, हेल्प कर देती है। और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकार यहां पर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाती है। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी दे देती है, वेज दिलवा देती है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका एग्जांपल हो सकता है। यार हम यहां पर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यार ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप कहोगे सर आपको कितने याद करने हैं। मैंने यहां पर 4 और ये अगर गिनोगे तो तुम्हारे पास 3 7 प्रोग्राम है, इनकी लिस्ट देख लो, तो बस इनको याद कर देना, आपका काम बन जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है शुरू के। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो तुम अपना काम धंधा खोलना चाहते हो वो काम धंधा खोलने के लिए सरकार हेल्प कर रही है, इससे भी गरीबी दूर होती है। तुम्हारी तो होगी, जो काम धंधा खोलोगे उसमें बंदों को नौकरी पे रखोगे, उनकी भी गरीबी दूर होगी। तो पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP के नाम से। ये रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में सरकार ने प्रोवाइड किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अगला प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। योजना लिखो या स्कीम लिखो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, योजना को स्कीम लिख दो, टीचर नंबर नहीं काटेगा। गवर्नमेंट इसमें कह रही थी कि लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, पैसों की हेल्प दी जाएगी जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है उनके पास, तो वो अपना स्टार्टअप वगैरह करें, किसी भी तरीके का एंटरप्राइज सेटअप करें तो सरकार उनको लोन देगी। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नाम से पता लगता है शहर में कुछ दे रहे हैं ये। तो शहर में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए। यहां ध्यान रखना, खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इसका मेन था। कैसे करना, क्यों किया, इसके ऊपर 4 पन्ने भरे जा सकते हैं, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ऊपर से जानना है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम का मतलब गांव होता है, स्वरोजगार का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। छोटे छोटे एंटरप्राइज को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव था। तो इट वॉज एम प्रोमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, और टू ब्रिंग असिस्टेड टू पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, तब तक मतलब कि कुछ फैमिलीज को असिस्ट करना मतलब हेल्प करना ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ जाए। बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस लाइन को याद रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसमें बनाए गए थे, इस वाले प्रोग्राम में। एक लाइन है जो तुम्हारे याद करने काम आएगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये प्रोग्राम नहीं समझा रहा हूं। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए, लिस्ट चाहिए, पूरे पूरे नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो PW की मोबाइल ऐप पे आप जाके इसको ले सकते हो, और मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लो। ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, नौकरी वोकरी से रिलेटेड। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये जानना जरूरी है, 2004 में ये खत्म शुरू हुआ था, वहीं खत्म हो गया। इसको फिर कन्वर्ट कर दिया 2005 के अंदर, ये वाला प्रोग्राम बना के MG नरेगा या M नरेगा या सिर्फ नरेगा बोल लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके ऊपर ज्यादा आता है। और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बोलता था, सरकार बोलती तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें खाना देंगे, ठीक है, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट ही था ये। अब ये क्या बना, 2005 के अंदर सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया। 2009 में इसका नाम हो गया महात्मा गांधी नरेगा, M नरेगा बोल लो इसको। और ये बोलता है कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये लाइन बहुत बार लिख के मिलेगी आपको, 100 डेज, ध्यान रखना। और जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, जो फ्लड नहीं, ड्राउट, सूखा प्रोन एरियाज है ना, जहां पर मतलब सूखा ज्यादा आ सकता है, वहां के लोगों को 150 दिन की सैलरी मिलती है इसमें। ये छप्पर की बात है, मतलब बुक में नहीं बताई गई, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये तुम्हारे से पूछा भी नहीं जाएगा। खैर आगे किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो वहां ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया था, अब तो इंडिया में पूरे में लॉन्च हो चुकी है। और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए आपको जो ध्यान रखना है, अनस्किल्ड और 100 दिन और 2005 ईयर, 3 बातें ध्यान रखनी है, और कुछ भी काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसको मैं प्यार से पैप्स बोलता हूं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, पैप्स। इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करो, मतलब आप इसके बारे में कुछ गलत सही बातें बोल सकते हो तो बोल के दिखाओ। अब क्रिटिकल इवेल्युएशन इसकी ये कही जा सकती है, जितने प्रोग्राम थे उसमें जितने पैसों की जरूरत थी, जितने फंड्स की जरूरत थी, उतना फंड इस्तेमाल नहीं किया गया। और अगर बात की जाए तो यार एक लोकल एरिया के अंदर अगर आप गरीबी दूर करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर कोई प्लान चला रहे हो, तो वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करो उस प्रोग्राम में, क्योंकि लोकल लोगों को ज्यादा पता होता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब होने का नाटक कर रहा है ना, क्योंकि इसके बेनिफिट्स किसी और बंदे तक भी जा सकते हैं। और जो इन सभी प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, तो काफी हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अनसेटिस्फैक्टरी रहे हैं।
बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो अनसेटिस्फैक्टरी इनके लिए टैग दिया जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ फंड्स, इनएडिक्वेट फंड्स बोल सकते हो, जितने की रिक्वायरमेंट थी उतने फंड्स नहीं है। सभी प्रोग्राम्स के बारे में बात हो जा रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स आप बोल सकते हो, किसी को ज्यादा बेनिफिट हुआ, किसी को कम बेनिफिट हुआ। जो गरीब था कई बार उसको इस योजना का लाभ मिलता ही नहीं है। बस नरेगा है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो ठीक चल रही है। इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, पुअर पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है और लोकल पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। लोकल लोगों को ज्यादा शामिल करना था इसके अंदर, ठीक है, ये बात भी कही जा सकती है। और भी कुछ नुकसान आप बता सकते हो तो इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रहने चाहिए इसके। तो दोस्तों इसके साथ ये पॉवर्टी का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो भाई इससे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बड़ा क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हो आप, मैं वहां बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता हूं। लेकिन इसमें अगर तुम मुझसे इंपॉर्टेंट पूछो कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, भाई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो नंबर वन पे बनेगा यही वाला क्वेश्चन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। दूसरे पे जो क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर 3D अप्रोच गवर्नमेंट की पॉवर्टी को दूर करने के लिए। और ये 3D अप्रोच है ना, ये पता होनी चाहिए कौन सी अप्रोच कब स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट वाली अप्रोच ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो फेल हो गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, पैप्स वाली अप्रोच थर्ड में, और अच्छा मिनिमम नीड्स वाली 5th 5 ईयर प्लान में। उसका मैंने बताया नहीं था 5th 5 ईयर प्लान वाला, तो कोई नहीं अब बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड पे आप बोल लो ये खुद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नरेगा का है। और चौथे नंबर पे अपना रिलेटिव पॉवर्टी वर्सेस एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन की अगर बात करो तो यहां से हेड काउंट रेशियो के बारे में आपसे पूछेगा, पॉवर्टी लाइन के बारे में आपसे पूछेगा, इसका डेटा पूछ सकता है पॉवर्टी लाइन का एक आधे नंबर में। हाँ, पॉवर्टी की डेफिनेशन पूछना, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पूछना, ये बच्चों वाली बात है। गरीबी को दूर कैसे करना है इसके बारे में पूछना है, बच्चों वाली बात है। तो 12वीं क्लास के बंदे से ये बातें एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। तो यार अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी करना है, कुछ और चीजें भी चाहिए बोर्ड के एग्जाम से पहले, तो मुझे सारी लिस्ट बता दो कमेंट सेक्शन में, हर एक चीज तुम तक सप्लाई की जाएगी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।